संध्या चुप थी। गाड़ी सीधे संध्या को हॉस्पिटल ले आई। संध्या ने अपने नर्स वाले कपड़े बदले और वो उस कमरे में जाने लगी। ये वही कमरा था जिससे संध्या कल रात को रोते हुए बाहर निकली थी। उस कमरे के दरवाजे को देखते ही संध्या के रोंगटे खड़े हो गए। संध्या कदम अंदर रखने ही वाली थी कि उसका फोन बजने लगा। संध्या ने फोन पर दिशा का नाम पढ़ते ही तुरंत फोन उठा लिया। शौर्य वापस आ गया है, अब सब ठीक है। संध्या बोल रहा है कि कुछ दोस्त मिलने आए थे, फिर फोन भी डेड हो गया था, इसलिए बता ही नहीं पाया। मैंने तो बहुत डांटा है, पर अब तू चिंता मत कर। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। संध्या ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने पलटकर पीछे देखा। पीछे गाड़ी में उसके साथ बैठा वो आदमी खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। संध्या जानती थी कि उसका भाई झूठ कह रहा था। उसने अपने भाई को घबराई हुई फोटोज और वीडियोज में देखा था। वो जानती थी कि ये कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का काम था। ठीक है दिशा, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहकर संध्या ने फोन रख दिया। उस आदमी ने संध्या को एक बार फिर अंदर जाने का इशारा किया। संध्या ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी ऐसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ेगा। पिछली रात को याद करते ही उसका चेहरा और भी ज्यादा कस गया। संध्या के दिमाग में कई चीजें चल रही थी। वो जानती थी कि वो कमजोर है, उसके कोई भी कदम उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। उस आदमी के साथ जितने भी लोग थे, सब बहुत ताकतवर नजर आ रहे थे। संध्या ने अपनी अंतरात्मा को मारते हुए अपने कदम आगे बढ़ा लिए। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, पीछे से किसी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। संध्या के कदम जैसे डगमगाने लगे। तभी सामने से आवाज आई, वहीं रुक जाओ। संध्या का शरीर अपनी जगह पर अगले ही पल जम गया। वो खुद को कठोर दिखाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जानती थी कि इस समय वो उस आदमी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। जेम्स उसके करीब आया और उसने संध्या के चेहरे पर अपना हाथ रख दिया। संध्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जेम्स के कठोर हाथ संध्या के चेहरे को जैसे काट रहे थे। जैसे ही संध्या को जेम्स का चेहरा अपने चेहरे के करीब महसूस हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संध्या ने फिर उसे रोकने की कोशिश की, मगर उस अंधेरे कमरे में आगे क्या हुआ ये बात कोई नहीं जान पाया। पिछली रात की तरह ठीक 3 बजे के करीब संध्या बाहर आई। उसके कपड़े बदले हुए थे। इस बार फिर वो बिना किसी से नजरें मिलाए सीधा हॉस्पिटल से बाहर चली गई। संध्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके जाते ही जो आदमी दरवाजे पर खड़ा था, वो तुरंत कमरे के अंदर चला गया। जेम्स को बिस्तर पर लेटा देखकर वो बाहर आ गया और अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगा। साहब, वो लड़की चली गई है। हाँ, जेम्स सर भी सो रहे हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक है। सामने से कुछ जवाब आने पर उस आदमी ने फोन नीचे रख दिया और फिर वापस वो उसी कमरे में जाकर खड़ा हो गया। उसके बाहर जाने के बाद जेम्स ने अपनी आंखें खोली और वो गंभीरता से कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी कुछ लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसने अपना फोन जेब में रख दिया और फिर अपनी नजरें वापस फाइल की तरफ घुमा ली। तो आप कह रहे हैं कि इस ट्रक का असर इतना ही लंबा रहेगा? मतलब कल से हम जेम्स को नॉर्मल तरीके से रख सकते हैं? ये कहते हुए सिड ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और वो उसे एक रुमाल से साफ करने लगा। फिर अपने चश्मे को वापस पहनकर सिड ने अपने सामने देखा। सिड के सामने कुछ डॉक्टर्स बैठे जो अपनी अपनी फाइल्स में उस ड्रग से जुड़ी जानकारी निकाल कर लाए थे। वही ड्रग जिसे जेम्स के शरीर में मिलाया गया था। देखिए मिस्टर सिड, पहली बात तो ये ड्रग बहुत खतरनाक है। हम 100% कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले से काफी शांत हैं। उस लड़की का होना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा और सबसे बड़ा खतरा उनकी जान पर है। सिड के चेहरे पर और भी ज्यादा गंभीरता नजर आने लगी। वो कुछ सोचने लगा। डॉक्टर्स की बात सुनने के बाद उसने उन सबको वापस भेज दिया। फिर वो अपने मोबाइल में किसी की फोटो देखने लगा। ये फोटो संध्या की थी। सिड ने बड़ी हैरानी से उस फोटो को देखा। वो जब भी उस फोटो को देखता उसके होश उड़ जाते थे। ये इतना नामुमकिन सा लगता है। कोई अनजान होकर भी अपना कैसे हो सकता है? संध्या अपने घर लौट गई। आज वो रास्ते भर नहीं रोई। उसका दिमाग जैसे खाली था।
वो घर पहुंची और जाकर हर रोज की तरह अपने कमरे में कपड़े बदलकर सोने लगी। उसने अपने बिस्तर के पास रखा एक फोटो फ्रेम उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। पापा, आई मिस यू। आपकी बहुत याद आती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुबह अपने कमरे में किसी की आहट महसूस करने पर संध्या की नींद खुली। उसने सामने देखा तो प्रिया खड़ी थी। प्रिया संध्या की चाचा की बेटी थी। प्रिया और संध्या में कुछ 4 साल का फर्क था। प्रिया, तू क्या कर रही है? वो मेरा सामान है। संध्या ये कहते हुए बिस्तर से नीचे उतर गई। प्रिया के हाथ में संध्या के वो कपड़े थे जो वो हॉस्पिटल से वापस पहन कर आई थी। इन कपड़ों की कीमत संध्या तो नहीं जानती थी, लेकिन प्रिया वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये कपड़े कितने महंगे थे। ये सब क्या है? हाँ, और कहाँ से लाई तू ये सब कपड़े? किसने दी तुझे इतनी महंगी महंगी चीजें, बता। प्रिया आगे कुछ कहती उससे पहले ही संध्या ने वो कपड़े उसके हाथ से ले लिए। मैंने कितनी बार कहा है, मुझसे बिना पूछे मेरा सामान मत देखा कर। प्रिया ने तुरंत ही वो कपड़े उसके हाथ से वापस छीन लिए। तभी अचानक से प्रिया को संध्या के हाथ पर कुछ अजीब से निशान दिखाई दिए, जिन्हें देखते ही प्रिया ने अपनी बात करने का तरीका बदल लिया। ओह, तो ये कहानी है। मतलब अब तूने ये सब करना भी शुरू कर दिया है? मुझे तो पता ही था कि तू हॉस्पिटल नहीं कहीं और जाती है। अभी मैं पापा को बताती हूँ, देख। संध्या ने अगले ही पल प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। प्रिया प्लीज ऐसा मत कर। देख, अगर तुझे ये कपड़े चाहिए तो तू रख ले, लेकिन चाचा जी को कुछ मत कहना। प्रिया आगे कुछ कहती तभी संध्या का फोन बजने लगा। प्रिया ने जैसे ही फोन पर नाम पढ़ा, उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आने लगी। ठीक है, मैं पापा को नहीं बताती, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आखिर क्या शर्त थी प्रिया की और क्या चल रहा था उसके दिमाग में? ये कैसे बदलाव आ रहे थे संध्या की जिंदगी में?